गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अभिनव शिक्षण संस्थान में। मैं हूं आपकी मेंटर हीना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्लास एनटीटी के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम मेथड ऑफ टीचिंग का आज पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। तो इसमें आपको बहुत सारे टीचिंग मेथड दे रखे हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है और किस विधि में किस तरह से बच्चे सीखते हैं, इनके बारे में बताया गया है। और ये सभी विधियाँ क्या हैं, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे मॉन्टेसरी विधि, ये मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। किंडरगार्टन फ्रोबेल विधि, खेल विधि हेनरी कोलफेड कुक ने दी थी। डोल्टन विधि हेनरी हेलेन पार्कहर्ट्स ने दी थी। पर्यटन विधि, आप इसे भ्रमण विधि भी कहते हैं, पेस्टोलॉजी के द्वारा दी हुई है ये। खोज विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था और प्रश्नोत्तरी को सुक्रांत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो लास्ट हमारी जो है प्रोजेक्ट विधि, इसे विलियम हेनरी कैलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो आसानी से चीज़ों को सीखने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। ये इटालियन फिजिशियन है, मतलब ये एक क्या है, चिकित्सक थी, मारिया मॉन्टेसरी, जो पहले एक चिकित्सक थी, बाद में क्या है ये इन्होंने ये टीचिंग को मेथड दिया। मारिया मॉन्टेसरी जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को खेल विधि के द्वारा कैसे सिखाएं, इस पर इन्होंने बात की। तो ये क्या है, मारिया मॉन्टेसरी एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जो हमें ये कहती है कि हमें जब बच्चों को सिखाना है तो उन पर औपचारिक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है, कह रहे हैं इस विधि का इस्तेमाल ना करके जो ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास है टीचिंग के, उसका इस्तेमाल ना करके हम बच्चों को क्या करें, एक स्वतंत्र वातावरण हमें उन्हें देना है, जिसमें क्या है वो प्राकृतिक रूप से अपनी रुचि के अनुसार क्या है, अपने वे ऑफ इंटरेस्ट के, जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है उस इंटरेस्ट के अनुसार क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उनको चीज़ें जो हैं वो स्वतः आ जाती हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये कहती हैं कि हम क्या करना है, बच्चों को एक प्राकृतिक रुचियों का एक वातावरण हमें देना है, जिसमें बच्चे क्या है, खेल विधि के द्वारा खुद ही चीज़ों को क्या करेंगे, सीख लेंगे। इसमें हमें बच्चों पर जोर देने का कोई भी कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा, बच्चों के लिए व्यवहारिक शिक्षा की ये बात करती हैं और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने पर जोर दिया है। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, मारिया मॉन्टेसरी की, जो कहती हैं कि बच्चों के लिए क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मतलब वास्तविक चीज़ों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। जब उसका ज्ञान उन्हें होता है तो वो जल्दी और बहुत आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशनल की बात करते हैं। ठीक है, कि हम जो है वास्तविक ज्ञान से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। रियल वर्ल्ड आप इसे कह सकते हैं, जो वास्तविक दुनिया है हमारी, उससे जो स्किल होगी, जो कौशल उन्हें मिलेगा, उसमें जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत आसानी से सीखते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड स्किल की बात हम इसमें कर रहे हैं कि जो वास्तविक दुनिया है उसके बारे में हमें बच्चों को क्या कराना है, अवगत कराना है। ठीक है, जिसके लिए कह रहे हैं कि हम बच्चों को क्या देंगे, एक फ्रीडम, स्वतंत्र वातावरण आपको देना है, जिसमें बच्चे क्या है खुद से अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, चीज़ों को खुद कर देख रहे हैं, जिससे उन्हें अपने आप ही स्वतः उस चीज़ की क्या हो रही है, नॉलेज हो रही है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे बच्चों को पौधा लगाना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें इस चीज़ से क्या होगा, पर्यावरण को बचाने की जो जानकारी है, हमें उन्हें जोर लगाकर नहीं कहना है कि पर्यावरण को बचाना है, उन्हें स्वतः ये पता होगा कि पर्यावरण क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे वो स्वतः बचाने के लिए जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे, तो उनके अंदर ये जो मानसिकता है वो खुद ही आ जाएगी कि पर्यावरण हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें बचाना कितना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही सीख लेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, फ्रीडम एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों को आप एक ऐसा वातावरण दे दीजिए जिसमें बच्चे क्या है, खुद से वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे और नए कौशल, नए स्किल्स सीखेंगे जो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, फ्रीडम नॉलेज पर ये बात करते हैं। ठीक है, तो जो मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन है वो अटेंशन पे करता है, मतलब ये ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है उन चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, फोकस ऑन फिजिकल, शारीरिक, सोशल यानी सामाजिक एंड इमोशनल
और साथ साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये बात करता है। मतलब ये जो मेथड है टीचिंग का, ये इन सभी चीज़ों पर क्या करता है, फोकस करता है कि हम बच्चे के अंदर हर एक चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है टीचिंग का, ये क्या है, स्वतः उसके अंदर जब बच्चे खेल के द्वारा सीखेंगे तो उनका शारीरिक विकास भी होगा, चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें सामाजिक जानकारी भी मिलेगी, भावनाएं भी उनके अंदर क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। जैसे वो खुद अगर किसी पौधे को ग्रो करते हैं तो बच्चा उस चीज़ के साथ पहले ही जुड़ जाएगा कि ये पौधा जो है उसके द्वारा लगाया हुआ है, उसकी जो देखभाल है वो उसने की है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, वो पौधा भी ग्रो होगा, तो वो उससे खुद ही क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है, लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही उससे जुड़ेंगे तो उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता रहता है कि ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है। और साथ साथ में उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा कि किस तरह से पौधे ग्रो करते हैं, किन किन चीज़ों की उसे आवश्यकता होती है। तो ये जो प्ले वे मेथड आप ही कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा हम बच्चों को सिखाने के प्रयास कर रहे हैं, इस मेथड का इन्होंने के बारे में इन्होंने बताया। और ये जो मेथड है ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। हर एक जो कंट्री है उन्होंने मारिया मोंटेसरी को बुलाया और उनसे पूछा कि हम कैसे खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इन्होंने इस विधि के बारे में सभी को बताया और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई, ठीक है। और इनके द्वारा पहला स्कूल जो है खोला गया, ठीक है। मारिया मोंटेसरी ने पहला स्कूल खोला था अपना 6 जनवरी 1907 को, ठीक है। और इस स्कूल का नाम था कासा देई बाबिनी बाम्बिनी, ठीक है। इस स्कूल का नाम इन्होंने रखा था कासा देई बानी, जिसका आप कह सकते हैं मतलब है चिल्ड्रन हाउस, ठीक है। ये स्कूल इनके द्वारा खेला गया था जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रन हाउस। और जिसे भी आप मोंटेंस स्कूल्स भी जिन्हें आज हम मोंटेंस स्कूल के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहला स्कूल जो है इन्होंने छोटे बच्चों के लिए खोला था 6 जनवरी 1907 में। कासा देई बाम्बिनी इसका नाम रखा गया था, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन हाउस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी दूसरी विधि के बारे में, जो है किंडरगार्टन विधि। फ्रोबेल के द्वारा ये विधि दी गई थी। तो फ्रोबेल के बारे में आपको कुछ बातें बताई हुई हैं। फ्रोबेल ने शिक्षा को एक महान देन दी है, ठीक है। फ्रोबेल संसार के एक महान शिक्षा शास्त्री इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनके प्रारंभिक जीवन, फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल का जन्म जो है दक्षिण जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और ये एक गांव से बिलोंग करते थे जिसका नाम ओवर बियर्सबैक है, जो 21 अप्रैल सन 1782 में इनका जन्म हुआ था। फ्रोबेल ने अपनी प्रारंभिक किशोर अवस्था में अपेक्षाकृत, मतलब उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती थी उनसे आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा दूर रखा गया, अपेक्षित रहे। मतलब वो जो करना चाहते थे वैसा वो शायद कर पाए, और इसके पीछे जो उन्हें प्रेरणा मिली वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। दुखपूर्ण इनका जो जीवन है शोकपूर्ण रहा, क्योंकि इनका जो बचपन था वो बहुत ही दुखमय रहा, ठीक है। बच्चों सुखी बनाने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए मतलब जो भी दुख इन्हें मिले, जो भी कष्ट इन्हें मिले, इसको इन्हें एज ए नेगेटिव ना लेकर इसे सकारात्मक लिया और अपने जीवन में नई प्रेरणा लेकर मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्री के रूप में बहुत कार्य ऐसे किए जिससे हमें क्या है सीखने को मिलता है, ठीक है। जब ये 9 माह के थे तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था और इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। लेकिन इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को नकारात्मक नहीं होने दिया, पॉजिटिव वे से इन्होंने चीज़ों के लिए काम किया। और 1836 में जब ये जर्मनी लौटे तो उन्हें ब्लैक नवबर्ग गाँव में अपना पहला शिशु विहार केंद्र खोला, ठीक है। 1839 में इन्होंने अपना पहला स्कूल खोला, ठीक है, जो पहला शिशु विहार केंद्र है, ठीक है। फिर जो मेथड ऑफ टीचिंग की ये बात करते हैं, ठीक है, कि हम फ्रोबेल के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रोबेल जिस मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा फ्रोबेल के द्वारा दिया हुआ किंडरगार्टन मेथड, ठीक है। तो ये प्ले वे मेथड आप इसे कहते हैं कि बच्चे खेल विधि के द्वारा क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्ले वे मेथड कहते हैं हम इसे, ठीक है, जिसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्या करता है ये, बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, उसके रचनात्मक कार्यों को करने की जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो इमेजिनेशन है उनकी, ठीक है, जो भी चीज़ें वो विचार करते हैं उनकी कल्पनाओं को बढ़ावा देता है। होलिस्टिक आप कह सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ये जोर देता है जो प्ले वे मेथड है। ये इन सभी चीज़ों को क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, यानी बचना क्या बनता है, रचनात्मक बनता है, चीज़ों को क्रिएट करना उसे
अच्छा लगता है, ठीक है। इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाएं जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं कि वो क्या कर रहा है कि चीज़ों को खुद से सीख रहा है, तो उसकी जो कल्पनाएं हैं वो और बेहतर होती हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं समग्र समग्र विकास की बात करता है, ठीक है। तो ये इन सभी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। प्ले वे मेथड जो है हमारा, वो क्या करता है, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशंस को और होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, ठीक है। प्ले वे मेथड में बच्चे शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ क्या है, जो अपना वातावरण है उससे भी अवगत होते हैं, और ये क्या करता है, उनको ग्रो करने में, ठीक है, सहायता करता है, उनको विकसित होने में मदद करता है। तो जो बच्चे जिस भी कैपेबिलिटी के साथ बोर्न होते हैं, जित भी एजुकेशनल कैपेसिटी से वो बोर्न हुए हैं, मतलब जो भी क्षमताएं हैं उसके अंदर चीज़ों को सीखने की, हम ये कह सकते हैं कि जो भी एजुकेशनल कैपेसिटी या पोटेंशियल उसके अंदर है, ठीक है, वो क्या है, राइट एनवायरनमेंट मिलने से, मतलब अगर आप उसे सही वातावरण देते हैं तो वो हेल्प करता है, क्या, उसकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनको ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है और सीखने में सहायता करता है, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा क्या है, एक एजुकेशनल कैपेसिटी के साथ बोर्न हुआ है, मतलब उसके अंदर एक पोटेंशियल है चीज़ों को सीखने का। अगर उसे सही वातावरण मिलता है, राइट एनवायरनमेंट अगर आप उसे दे रही हैं, अगर उसे एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो उस वातावरण का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, खुद को विकसित करने का और चीज़ों को सीखने का बेहतर प्रयास करता है। तो जो प्ले वे मेथड है ये इसके बारे में बात करता है, ठीक है। जो फ्रोबल हैं उन्होंने बोला कि बच्चों को किससे किंडरगार्टन विधि किसी के द्वारा हम सीखने का, तो किंडरगार्टन विधि क्या है, एक प्ले वे मेथड है, ठीक है, जिसमें प्ले वे मेथड में हम क्या कहते हैं कि बच्चा जो है क्रिएटिव होता है, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाएं बढ़ती हैं, समग्र विकास उसका होता है, और जिस भी एजुकेशनल पोटेंशियल के साथ वो बोर्न हुआ है, यदि उसे सही दिशा मिलती है तो जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी तीसरे मेथड के बारे में, जो है खेल विधि। हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा ये मेथड दिया गया था, ठीक है। क्या है, प्लेवे मेथड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जो मेथड है प्लेवे मेथड, जो हेनरी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, हेनरी ने दिया था। तो सबसे पहले देखिए हमने बात की मोंटेसरी की, ठीक है, मारिया मोंटेसरी जो मेथड हमें टीचिंग का दिया है। फिर हमने बात की फ्रोबेल के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने भी प्लेवे मेथड के बारे में बताया है, लेकिन सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम जो प्लेवे मेथड था वो हेनरी के द्वारा ही दिया गया था, किंडरगार्टन विधि, ठीक है, या फिर मारिया मोंटेसरी की जो खेल विधि है वो इसी पर आधारित है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्लेवे मेथड है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। प्लेवे मेथड का इस्तेमाल बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाने के लिए कर सकते हैं हम, ठीक है। यानी जो प्लेवे मेथड है टीचिंग का, जो जिसमें हम खेल विधि के द्वारा बच्चों को चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो बच्चे हैं वो मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब खेल खेल में आप उन्हें गणित जैसी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ हम इसमें उनको कराते हैं, जिससे क्या होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ जिससे क्या है, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और सीखने की हार्ड वर्क, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो क्या होता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करता है, चीज़ों को सीखता है। सेल्फ, आप ये कह सकते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन इसमें डेवलप होता है, ठीक है, कि बच्चा खुद को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति का निर्माण कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें उसने खुद से करके देखी हैं उससे क्या है, उसके जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उसके क्लियर होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, उसके गेस्चर का, उसके भावों का क्या होता है, आप कह सकते हैं निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो वो अपनी अभिव्यक्ति को खुद ही बनाता है। तो ये जो विधि है बच्चों के, सभी प्रकार के बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ठीक है, प्लेवे मेथड, जो क्या करती है, देखो हर तरह का जो मेथड है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा सभी जगह पे, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो सोशल है, इमोशनल है, ठीक है, सामाजिक, मानसिक और कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक जो बात है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, इनमें डेवलप होती हैं। प्लेवे मेथड इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, बहुत अच्छा है।
ये इन सभी तरह के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, इसलिए जो खेल विधि है वो सबसे अच्छी है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, उनको सिखाने के लिए कि बच्चे जो हैं वो खुद से स्वतः चीज़ों को सीखते हैं, उन्हें हर चीज़ का जो ज्ञान है वो स्वतः होता है। ठीक है, स्वतः जो चीज़ें हैं उनको सीखते हैं, और इससे क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं हम उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है, जिससे हमें बच्चों को अलग से कुछ भी कराने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ये जो मेथड है वो क्या करते हैं, बल देते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं कि बच्चे का हर तरह का विकास जो है वो पूरा होना चाहिए, और ये सभी विधियाँ क्या हैं, बहुत अच्छी हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, चाहे आप किंडरगार्टन विधि की बात करें, मारिया मोंटेसरी जिस विधि की, वो भी यही कह रही है बच्चों को खेल के द्वारा, मतलब उन्हें कि बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने दें कि वो खुद से चीज़ों को करके सीख रहे हैं, तो उन्हें खुद से क्या होता है, हर एक चीज़ की नॉलेज बढ़ती है। तो ये पहले 3 मेथड हैं हमारे। ठीक है, जिसमें हमने बात की मॉन्टेसरी मेथड की, किंडरगार्टन मेथड की जो फ्रोबेल के द्वारा दिया हुआ है, और तीसरी है हमारी खेल विधि जो हेनरी कोलवेड कुक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हमारे डोल्टन विधि, हेलन पार्कहेस्ट। तो कैडवल कुक के खेल विधि की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को क्या करे, एनकरेज करे। ठीक है, उसे सीखने में सहायता करे, और जो एक्टिविटीज़ उसे करनी अच्छी लगती हैं उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उसे क्या कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें चिल्ड्रन को एनकरेज किया जाता है चीज़ों को सीखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ के द्वारा जिसको करना उसे पसंद है। वे ऑफ इंटरेस्ट की हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलन पार्कहर्स्ट के डॉल्टन मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, 1908 में इन्होंने ये मेथड ऑफ टीचिंग दिया था, जिसमें ये बात करते हैं कि हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में ये बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, मतलब बच्चे को ऐसी चीज़ें हमें सिखानी है जिसमें क्या है, उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर है एजुकेशन, और इसमें ये कहते हैं कि आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, फ्रीडम का एनवायरनमेंट दीजिए। ठीक है, जिसमें कह रहे हैं कि हर विषय की क्या होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, खुद से एक्टिविटीज़ करके, खुद से प्रैक्टिकल करके, खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। हम उसे क्या दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, जिसमें बच्चा खुद से उसे करने का प्रयास करेगा, प्रॉब्लम को, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। वीकली असाइनमेंट की प्रोजेक्ट विधि का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे को आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें क्या कर रहा है, वो चीज़ों को रियल वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वास्तविक जीवन से चीज़ों को क्या करेगा, जोड़ने का प्रयास करेगा, रियल वर्ल्ड से चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करेगा, और चीज़ों को बनाएगा तो उसे इस चीज़ की नॉलेज होगी कि वास्तविकता में जो चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, ग्रुप आप इसमें बना सकते हैं बच्चों के, जिसमें ग्रुप में जो बच्चा है वो चीज़ें सीखेगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। ग्रुप एक्टिविटीज़ से बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है, तो ये भी उनके विकास के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा क्या है, खुद से एक्टिविटीज़ करके चीज़ों को सीख रहा है, और कहीं भी समस्या आने पर वो क्या कर सकता है, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकता है, लेकिन वो चीज़ों को खुद से करके क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड जिन्होंने बताए जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर उनकी एबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, सामूहिक कार्य उन्हें दे सकते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या है, बच्चा जो है इंटरडिपेंडेंट बनता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत अच्छी हैं। तो डॉल्टन मेथड ऑफ टीचिंग कहता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, कि स्वतंत्र वातावरण दे रहे हैं, जिसमें बच्चा खुद से एक्टिविटी करके चीज़ों को सीख रहा है। वीकली असाइनमेंट हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें बच्चा खुद से चीज़ों के सोल्यूशन को फाइंड आउट करेगा, रियल वर्ल्ड से चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करेगा। यदि भी आप किसी प्रोजेक्ट को उसे दे देते हो तो वो क्या करेगा, वास्तविकता से वो कैसे बना है और हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और ग्रुप में क्या है, ग्रुप में चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है, डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता है वो। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उसकी कैपेबिलिटी को ग्रो करती हैं, लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, रियल वर्ड से उन्हें जोड़ने का प्रयास करती हैं। तो हेलन पार्कहर्स्ट की डोल्टन विधि ये कहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी पेस्टोलॉजी के द्वारा दी हुई मेथड की, जिसे हम ट्रिप मेथड यानी पर्यटन मेथड भी कहते हैं। जो पेस्टोलॉजी हैं इन्हें शिक्षण विधि का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें शिक्षण विधि का जनक कहा जाता है। इन्हें पेस्टोलॉजी को फादर ऑफ पेडागोजी आप इन्हें कह सकते हैं।
ठीक है, फादर ऑफ पेडागोजी भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, पर्यटन विधि की बात इन्होंने की है कि पर्यटन विधि में क्या करते हैं, हम बच्चों को किसी ट्रिप पर लेकर जाते हैं। ठीक है, और आपकी ये जो ट्रिप है कैसी हो सकती है, एजुकेशनल ट्रिप, कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह की शिक्षा हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं या किस तरह की चीज़ों की हम उसे जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बोटैनिकल गार्डन होते हैं जिसमें बच्चा खुद से देखेगा, चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, इनमें आप बच्चों को ले जा सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर आप उसे हेल्थ की एजुकेशन देना चाहते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप उसका एक छोटा सा ट्रिप करा सकते हैं जिसमें बच्चे को चीज़ें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी। तो ये ट्रिप मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक ट्रिप के माध्यम से क्या है उसके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, प्री प्लानिंग मेथड होता है। मतलब आप पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है और उसके लिए कौन सी जगह जो उपयुक्त है जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है जो हम उसे उस विषय में देना चाहते हैं। तो हमारा जो ट्रिप मेथड है इसे हम पर्यटन मेथड भी कहते हैं, भ्रमण विधि आप इसे कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अगले मेथड की जो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया हुआ है, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, यानी खोज विधि आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, खोज विधि हम इसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चा क्या करेगा, खुद से चीज़ों को करेगा, जिसमें क्या है उसे चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ये आप कह सकते हैं कि सेम जैसे भ्रमण विधि की बात आप करते हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग की ये जो खोज विधि है, ठीक है, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक खोजकर्ता के रूप में काम करते हैं। मतलब उन्हें चीज़ों को क्या करना है या प्रॉब्लम के सोल्यूशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस विधि में जो छात्र हैं उन्हें अपनी सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स का पता लगाना होता है कि उनके पास समस्या क्या है। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, इसकी खुद ही क्या करेंगे, जांच करेंगे, इसको खुद ही करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि इस तरह की समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है छात्रों को खोजने के लिए इसमें आप उन्हें कुछ हिंट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, आपने उन्हें कुछ पहले से ही बातें बता दी। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, छात्रों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि किस बच्चे ने किस कार्य के लिए किस तरह से अपने जो एफर्ट्स हैं आप ये कह सकते हैं उनको लगाया है। ठीक है, मतलब किस तरह से उसने कार्य को पूरा करने के लिए कितनी जो है आप ये कह सकते हैं हार्डवर्क उसने किया है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपने किसी बच्चे को कार्य दे दिया, ठीक है, और वो उस कार्य को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया, या फिर वो सोचता है नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन किसने उसको हार्ड वर्क के साथ पूरा करने का प्रयास किया, ये उसके एफर्ट्स में शामिल है। तो ये बच्चों को क्या करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एनकरेज करता है कि वो खुद से क्या करें, चीज़ों को फाइंड आउट करें। ठीक है, और इस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उनके दृष्टिकोण को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। ये जो खोज विधि है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जैसे साइंस है, मैथ्स है और एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए ये मेथड जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन सभी में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइंस का कोई भी थ्योरी है आप उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ्स में भी ऐसे होता है, हम चीज़ों के सोल्यूशंस को अलग अलग मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। और एनवायरनमेंट में भी क्या है कि अलग अलग तरह की, जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट को बचाने की समस्या है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे सीखने को मिलती हैं खोज विधि के द्वारा। तो खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा डिस्कवरी मेथड दिया गया है, जिसमें हम क्या कोशिश करते हैं, बच्चे को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को किस तरह से पहचान आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले उन्हें पता होना चाहिए कि समस्या क्या है और फिर क्या कर सकते हैं, वो उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, क्वेश्चनिंग मेथड, जो सुकरात के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंग्लिश में से स्क्रोट्स ही बोलते हैं। तो ये एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने क्वेश्चनिंग मेथड दिया। ठीक है, क्वेश्चनिंग मेथड यानी कि हम प्रश्न के द्वारा क्या कर रहे हैं, बच्चों की नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को
जो भी सिखाना चाहते हैं कैसे सिखाएंगे, प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है, जो बच्चा है वो हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब आपकी जो क्लास है, जो कक्षा है, वो क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। हर बच्चा क्या करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, कि हर एक बच्चा क्या कर रहा है, भागीदारी दे रहा है अपनी अपनी प्रेजेंस को, ठीक है, भाग ले रहा है, ठीक है। हर बच्चा उसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सुकरात ने जो ये विधि दी है क्वेश्चनिंग की, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, ठीक है, और बातचीत करके बच्चों को चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं वो इंटरेस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप से पार्टिसिपेट भी करते हैं जैसे। लेकिन आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो कैसा होना चाहिए, उनकी प्री नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम उसे सिखाने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि उनकी पहले के ज्ञान से हमें उसे क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। कि हम क्या कह रहे हैं कि जो उनकी प्री नॉलेज है, पहले से ही जो ज्ञान उनके पास है, उसको उसके साथ हमें क्या करना है, इसे को रिलेट करना है, ठीक है। जिसमें जैसे मान लीजिए आप बच्चों को न्यूट्रिशन पढ़ाने चाहते हैं, ठीक है, हम उसे पोषण के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछने हैं जैसे कि जो उनको क्या करेगा, उनकी प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, ताकि आप अपने टॉपिक को और बेहतर तरीके से क्या कर सकें, शुरू कर सकें, ठीक है। तो सुकरात की जो क्वेश्चनिंग विधि है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो बच्चा क्या है, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आपकी जो क्लास है वो एक्टिव रहती है, हम उसकी नॉलेज को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, उसकी जो पहले की जो नॉलेज है उसके साथ नई चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग मेथड है, इसमें जो सुकरात हैं उन्होंने ये बात की है कि जो हमारे क्वेश्चनिंग मेथड है, ये आपको बच्चों की नॉलेज को एग्जामिन करने की क्षमता देता है कि उन्हें किस चीज़ की जानकारी अभी तक है और आगे हमें उन्हें किस चीज़ की नॉलेज देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे लास्ट बात करते हैं हमारे विलियम हर्ड के द्वारा दिए हुए लास्ट मेथड की, ठीक है। इससे पहले हमने अपने सारे मेथड देखे, मॉन्टेसरी किंडरगार्टन विधि, खेल विधि के बारे में हमने पढ़ लिया, डॉल्टन विधि, ठीक है, जो पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई थी, पर्यटन विधि, खोज विधि के बारे में, और लास्ट हमने पढ़ी है प्रश्नोत्तरी विधि जो सुकरात के द्वारा दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की, जो विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी है। देखिए प्रोजेक्ट विधि में हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट, जो बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ये इस पर बेस्ड मेथड होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड इसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है, ये विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में आप कह सकते हैं, इसे दिया था। 20वीं सदी में ये मेथड उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। जिसमें हम क्या कह रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कैसी हमने जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में आप बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देता है, जिसमें जो क्रिएटिविटी है, इसमें आप क्या करते हैं, बच्चों को सोशल यानी समाज से क्या कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, कि बच्चे को जो भी चीज़ आपने बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया है, उसमें वो क्या करता है, जो चीज़ें हैं वास्तविक में उनसे चीज़ों को जोड़ता है कि किसी चीज़ को किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें हम क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सोल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, उनका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है, चीज़ों को किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट पर ये जोर देता है कि मानसिक विकास जो है उसका बहुत बेहतर तरीके से होता है। ग्रुप में अगर आप बच्चों को चीज़ सिखाते हैं, तो कह रहे हैं कि ग्रुप में बच्चे क्या है, एक साथ टुगेदरनेस की भावना ये उसमें बढ़ाता है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हमें इसके साथ काम नहीं करना, तो कह रहा है कि टीम वर्क को बढ़ावा देता है। जैसे आपने देखा है प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, वो चीज़ों को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं करते, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर
एक चीज़ की बात हम नहीं करते। टीम वर्क क्या है, ये वर्क सबके लिए है, ठीक है। जो टीम वर्क होता है उसमें हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है, तो हर एक व्यक्ति उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप क्रिकेट मैच भी देखते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच में देखिए टीम वर्क है। अगर हम क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं तो अगर टीम जीतती है तो हम ये नहीं कहते कि मैं जीता हूँ, हाँ, हम ये कहते हैं कि इंडिया जीत गई, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक ग्रुप, एक कंट्री, हम एक पर्टिकुलर चीज़ को संबोधित नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो टीम वर्क है वो आपसी आपसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, और इससे जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है ये एनकरेज करता है बच्चों को कि अब्स्ट्रैक्ट से थिंकिंग को डेवलप करने में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उन तक बच्चों को लेकर आता है, उनका जो कौशल है उसमें विकास करता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है, ठीक है। और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या करता है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, ठीक है, कि वास्तव में जो चीज़ें कैसी होती हैं उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे टीचिंग के, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये सभी मेथड हमने एक एक करके क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट विलियम हेनरी कैलपेट्रिक के द्वारा दिया गया था। डिफरेंट टीचिंग मेथड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे शिक्षण कौशल के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में। टीचिंग स्किल्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण कौशल, व्हाट इज टीचिंग स्किल, कि किसी भी पढ़ाने, किसी व्यक्ति को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण कौशल प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक एवं अधिगम को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहार है। यानी टीचिंग स्किल क्या है कि व्यक्ति को ऐसी चीज़ें, ऐसे मेथड्स आने चाहिए जिससे वो बच्चे को आसानी से क्या कर सके, चीज़ों को सिखा सके, ठीक है। तो क्या है, टीचिंग क्या है, एक स्किल है। आप ये कह सकते हैं कि किसी को सिखाना या किसी को पढ़ाना क्या है, एक प्रकार का कौशल है, टीचिंग है, जिसे हमें क्या बनाना है, इजी बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या आपके ये लगा लीजिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि बच्चों को सिंपल चीज़ों को आसानी से सिखाना है हमें, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, एक तरह का विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। और ये इस पर आधारित है कि जो प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जाते हैं, मतलब पहले आपको सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटी उम्र के होते हैं, जो बिल्कुल प्लेन कागज़ की तरह आप ये कह सकते हैं कि हैं, और हम उन्हें जो भी सिखाते हैं वही विकास उसके अंदर क्या होगा, विकसित होगा। तो इसके लिए क्या है, हमें क्या आसान माध्यम से, बिल्कुल इजी मेथड के द्वारा, थोड़ा सा सिंपल वे में क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उन्हें इन्वॉल्व रखना है चीज़ों को सीखने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क आपका लगता है। और इसी को क्या कहते हैं, हम टीचिंग स्किल कहते हैं, कि चीज़ों को सिंपल वे से, बड़ी बड़ी ऐसी बातों को, चीज़ों को छोटे सिंपल माध्यम से सिखा देना, जिससे क्या है उनके ज्ञान में बढ़ावा होता है, ठीक है। तो इन्हीं कौशलों का उपयोग करके कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। मतलब आपको ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग का सिलेक्शन करना है जिससे आपके बच्चे जो हैं वो सामान्यतः चीज़ों को बड़ी ही आसानी से सीख जाएं, और उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा सा हो, ठीक है। तो इसलिए जो शिक्षण प्रशिक्षण है, मतलब आप जो ये टीचिंग कौशल सीख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग स्किल कहते हैं। कि बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जो बच्चों को बिल्कुल सरल माध्यम से सिखाई जा सकती हैं, इसे क्या कहते हैं, हम टीचिंग स्किल कहते हैं। और जो शिक्षण कौशल है, देखो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्यों को करने को प्रेरित करते हैं। मतलब जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, किसी को कुछ सिखाने की बात करते हैं, किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं आप, इसमें सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करें, आप खुद भी देखते हैं कि जब आपको चीज़ें सीखनी है तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही सरल माध्यम से हमें सिखाई जाए, ताकि हमारे हमेशा या लंबे समय तक हमारे माइंड में वो बनी रहे। तो इसके लिए जो क्वेश्चनिंग मेथड है, बहुत सारे देखिए मेथड हमें अभी हमने पढ़े हैं, वो सब इसी को बताते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको सीखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो आप बच्चों को व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं डीपली, ठीक है, जिस भी आप मटेरियल का यूज़ करते हैं, मतलब जो बच्चों को जैसे चार्ट दिखाया आपने, ठीक है, कोई मॉडल आपने दिखाया है बच्चों को, ठीक है,
कोई वीडियो आपने दिखाया बच्चों को, ठीक है, वीडियो आप उन्हें दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, ठीक है, वीडियो ऑडियो AV 8 समय से कहते हैं कि बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे क्या है लंबे समय तक बच्चों को चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। और उन्हें क्या दे सकते हैं, पुनर्बलन दे सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रशंसा करके, ठीक है, उन्हें गिफ्ट देकर उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चे क्या करें, चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें और सरल तरीके से किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करें, आसानी से उसे सीखें। उनमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, मतलब आपका मेथड, वे ऑफ टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को क्या आए, मज़ा आए पढ़ने में, चीज़ों को सीखना उसे क्या लगे, अच्छा लगे। तो इंटरेस्ट जब होगा तो चीज़ें आसानी से और बेहतरी से सीखी जा सकती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग स्किल कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति को अगर कुछ सिखाना है तो हम उसे किस तरह, किस माध्यम से बिल्कुल सरल बना सकते हैं, साधारण बना सकते हैं, ताकि वो चीज़ लंबे समय तक व्यक्ति को याद रहे। इसलिए अर्थात शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षण को प्रभावपूर्ण, मतलब जो भी वे ऑफ टीचिंग, जो भी मेथड ऑफ टीचिंग आप अपना रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए अपनाएं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका वे ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, उनकी एज कैसी है, किस मेथड के द्वारा उनको आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे, किस तरह के मेथड ऑफ टीचिंग में उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है। मतलब जो चीज़ आप उन्हें सिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल आसानी से सीख लेते हैं। फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि टीचिंग कौशल होता क्या है। तो परिभाषा अगर हम बात करें तो BK पासी, ये इन्होंने शिक्षण कौशल के लिए क्या दिया है, एक डेफिनेशन दिया है, शब्द को परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए कहा है कि शिक्षण कौशल उस परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता करता है। मतलब शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण कौशल क्या है, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने क्या की हैं, सम्मिलित की हैं, ठीक है। और क्यों सम्मिलित की हैं, क्योंकि हम बच्चों को क्या करना चाहते हैं, उसे सिखाना चाहते हैं, उसे लर्न करवाना चाहते हैं, ताकि लंबे समय तक चीज़ें उसके माइंड में बनी रहें। NL गेज के अनुसार ये दूसरे हमारे शिक्षण कौशल की डेफिनेशन दी है। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं और विधियां हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। ये शिक्षक के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती हैं और शिक्षक के निरंतर निष्पादित के रूप में होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि एनल गेज ने कहा है कि उनके अनुसार जो शिक्षण कौशल यानी जो टीचिंग स्किल है वो क्या है, उसमें हम किसी उद्देश्य, देखिए ऑब्जेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप सिखाना चाहते हो उस चीज़ का क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, कि बिना उद्देश्य के तो हम किसी चीज़ को सीखते नहीं। आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य है। तो जो भी सब्जेक्ट या जो भी चीज़ आप उससे पढ़ाना चाहते हैं उसका क्या है, एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी आप बच्चों को सिखाने जा रहे हैं उसे जिस वे से सिखाएं तो आपके उद्देश्य की क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरह की जो मेथड्स वे हैं टीचिंग की उनको ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हमें किस तरीके से सिखाना है तो बेहतर तरीके से बच्चों को याद रहे लंबे समय तक। इसी को क्या कहते हैं, हम टीचिंग स्किल कहते हैं। जो आपने देखा है बच्चों को आजकल पोयम, कोई बुक्स नहीं पढ़ाना चाहता, उन्हें पोयम के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है, उन्हें डांस के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट है, ठीक है। आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, आप बच्चे को काउंटिंग सिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर के ऊपर काउंटिंग लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, और बच्चे को बोलिए इसके ऊपर जंप करने को, ठीक है, बच्चा जंप करेगा और उसके साथ क्या करेगा, बोलेगा 1, फिर बच्चा जंप करेगा बोलेगा 2। तो ये क्या है, एक प्ले वे मेथड हो गया, ठीक है। आपने बच्चे को गणित की शिक्षा भी दे दी और उसे खेल के माध्यम से सिखा दिया, तो ये क्या है, उसे लंबे समय तक याद रहेगा। आपने देखा आजकल स्कूल की बिल्डिंग होती है, उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर क्या होती है, पेंटिंग्स बनी होती है। किस लिए बनी होती है, ताकि बच्चा उन्हें देखे, देखने मात्र से ही क्या हो, उसे चीज़ें याद हो जाएं कि A फॉर एप्पल ऐसा होता है, सेब की जो संरचना होती है ऐसी होती है, सॉरी गलत बन गया ये, सेब रेड कलर का होता है ना। तो हम ऐसी चीज़ें क्यों बताते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को सीख सके आसानी से, उसके माइंड में चीज़ें लंबे समय तक बनी रहे। तो ठीक है, ऐसे जो चीज़ें आपको ड्राइंग करी हुई मिलती हैं, ठीक है, तो ये दीवारों पर पेंटिंग्स इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि बच्चा इन्हें देखे, आसानी से इनसे सीखने का प्रयास करें।
फिर हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। देखिए, जब हम टीचिंग कौशल की बात कर रहे हैं तो टीचिंग कौशल में हमने बात की कि बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद को तैयार करना है, ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे जो बच्चा है वो क्या रहे आपकी क्लास में, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो सरल बना रहे, सहज बना रहे और बच्चे उसे आसानी से सीखे। तो इसके लिए सबसे पहले होती है इंट्रोड्यूसिंग स्किल, कि हम जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाना है या जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। ऐसे जैसे हम आकर सीधे बोल देते हैं आज हम पढ़ेंगे ये, तो कह रहे हैं इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप कोई मेथड ले सकते हैं जो क्या है आपको इंट्रोड्यूस, जैसे आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, वो कितना उतना ही अच्छा क्या डालता है, इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पर। तो जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो तो उसको इंट्रोड्यूस करने का मेथड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी प्रस्तावना, मतलब आप क्या करें, उसको उसकी प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है, कि जो ज्ञान उसने पहले ही अर्जित किया हुआ है उससे आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ताकि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को पहले से कनेक्ट कर सके। तो पहले प्रस्तावना बनाते हैं हम, जिसमें हम बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले का ज्ञान उसके पास है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप किसी भी टॉपिक को किसी भी कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, खोज प्रश्न यानी क्वेश्चनिंग मेथड से पढ़ा सकते हैं, स्टोरी मेथड से पढ़ा सकते हैं, कोई एवी डिवाइस का इस्तेमाल करके आप पढ़ा सकते हैं कि आपने ऑडियो वीडियो उसे दिखा दिया, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके आपने चीज़ों को सिखाया। तो कोई भी वे ऑफ टीचिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। किस एज के बच्चों के लिए आप किस मेथड का सिलेक्शन कर रहे हैं वो मायने रखता है, कि आप छोटे बच्चों को अगर लेक्चर मेथड से या फिर एक्सप्लेनिंग करके सिखाना चाहेंगे तो शायद वो नहीं सीखेंगे, ठीक है, या फिर उन्हें बोर लगेगा ऐसा सीखना। तो इस प्रकार की बातों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की टीचिंग वे का आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्ष प्रबंधन की, क्लास मैनेजमेंट की हम बात करते हैं इसमें। तो कक्ष में जो देखिए बच्चे कैसे बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। टीचिंग कौशल इसी को कहते हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ को याद नहीं रखना है, हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना है। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, बच्चे कैसे बैठते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, शोर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके द्वारा कराई हुई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो कक्षा में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों के अनुशासन और उनकी शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बने रहने तक को क्या कहते हैं हम, कक्ष प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को, कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर लाइन में बैठे हों या जैसे आप उन्हें बैठाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। फिर डिसिप्लिन की बात आती है कि आप ऐसा नहीं कि आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और बच्चा कुछ और कर रहा है, ठीक है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी क्लास में। और फिर आप बात करें कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना उसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग चीज़ों को कर रहा होगा, आप कुछ और बताएंगे वो कुछ और ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो वे ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, मैनेज करके चलनी है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं, कि एक ही समय पर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कराता है, जिसमें हम बच्चों में अनुशासन बनाने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे सिखाना भी है और उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी क्रिएट करना है हमें, ठीक है, ताकि उसे ये ना लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे वो क्या है, उसके काम की बात नहीं है। तो ये चीज़ जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो क्लास मैनेजमेंट है उसमें हमें हर एक चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं श्याम पट मेथड की, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड जो मेथड होता है आपका उसके बारे में। जो ब्लैक बोर्ड स्किल है उसका इस्तेमाल करना कि आप अपने बोर्ड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्याम पट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्याम पट कौशल कहलाता है, मतलब आप उस बोर्ड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, जो बोर्ड आपको दिया जाता है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसी पर लिखते रहे, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसके अंतर्गत छोटी कक्षा के लिए श्यामपट कौशल अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को लिखना आना चाहिए, तो उसमें ये क्या है, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। श्यामपट पे जो भी लिखा है स्वच्छ साफ और सीधी लाइन में होना चाहिए, ताकि बच्चों को प्रॉपर अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आप
सुंदर तरीके से उसे हर एक अक्षर की बनावट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अक्षरों का ज्ञान आकार के अनुरूप हो, ठीक है, मतलब बच्चे को किस अक्षर को कैसे बनाना है ये प्रॉपर हमें उसे बताना होता है, ठीक है, कैसे हम उस लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप एक बार में एक अक्षर बनाकर भी बच्चे को समझा सकते हैं कि हम उसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंगों या चौक का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जनरेट होता है, उसको ये बातें क्या लगती हैं, बहुत दिलचस्प लगती हैं कि जो चीज़ें हैं वो कलरफुल नज़र आ रही हैं। तो आप अलग अलग तरह के चौक्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर श्याम पट पर लिखते समय सीधी रेखा में लिखना, मतलब कोशिश करें कि आपके जो भी बोर्ड पर लिख रहे हैं वो हमेशा सीधी लाइन पे ही लिखा जाए, ठीक है। श्याम पट कार्य करते समय विषय के अनुसार सचित्र का वर्णन अवश्य करें, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं अगर उसमें आपको लगता है कि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करके हम बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं तो आप उसे ड्रॉ अवश्य करें। इससे क्या है, बच्चे देखने से कोई भी चीज़ होती है जो आप देखते हैं वो लंबे समय तक हमारे माइंड में क्या है, बनी रहती है। जैसे आप बच्चे को बॉल ड्रॉ करके दिखाते हैं तो उसको लंबे समय तक माइंड में बना रहेगा कि ये क्या होती है, बॉल होती है, इसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए बच्चों को आसमान के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या करें, बादल, अगर आप साथ में उसका चित्र बना रहे हैं ना तो बच्चे को पता है ये क्या है, क्लाउड है और इसकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। आपने इसमें कलर किया तो उसको ये भी पता है कि क्लाउड कैसे होते हैं, स्काई ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी इमेजिनेशन को आप रियलिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना जब तक हम उसे चीज़ें दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वास्तविक चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, वो अपनी चीज़ों को क्या नहीं कर पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा अपनी नॉलेज के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन यानी छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संचालन करना चाहिए। मतलब आपको अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे आपकी हाथों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हाव भाव, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। हाथों के द्वारा संकेत करना, ठीक है, आप कोई भी स्टोरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उस स्टोरी में जो आपकी आप वॉइस है, ठीक है, उसकी जो टोन है वो बहुत मायने रखती है। फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत अच्छे होंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों से खुद को रिलेट कर पाएगा। तो कह रहा है कि आपका जो जो आप चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या चीज़ों को बताकर इस्तेमाल चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, तो कह रहे इसमें भी क्या आप इंटरेस्ट बच्चों का जनरेट करने की कोशिश करें, जिससे क्या है बच्चे क्या है चीज़ों को खुद से रिलेट कर पाएँ और टॉपिक के अनुसार आपको क्या करना चाहिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सही ढंग से आप जिस भी टेक्निक का, जिस भी टीचिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि आप पढ़ाने जो जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेट करती हुई चीज़ें आपने, मेथड्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, मटेरियल यूज़ करना है ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को और आसानी से सीख सके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की, री इन्फोर्समेंट स्किल इसे हम कहते हैं। किसी ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करना या पहले से ही किए गए पुनर्बलन को हटाना जिससे छात्र और शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहती है। जैसे छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन देना, मतलब बच्चों को क्या करना, एनकरेज करना, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे आपने कोई टेस्ट लिया क्लास में, क्लास टेस्ट लिया, ठीक है, इसमें क्या बच्चे ने थोड़े से अच्छे अंक लिए, मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट था, बच्चे ने 5 लिए, ठीक, तो आप उसे ये कहकर प्रताड़ित ना करें कि 5 ही नंबर लाए, आप उसे क्या करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि अच्छे नंबर हैं, आप थोड़ा सा और इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पुनर्बलन का काम करता है कि बच्चे को क्या करता है, एनकरेज करता है। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा खुद से ही कोशिश करेगा और अच्छे मार्क अचीव करने की, ठीक है, हो सकता है अगली बार वो साथ ले आए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा रीइंफोर्समेंट जो आप उसे दे रहे हैं, बच्चों के लिए क्लैपिंग करा सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो क्या करते हैं चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बात कहकर आप उन्हें क्या कर सकते हैं, पुनर्बलन दे सकते हैं, मतलब उनको एनकरेज कर सकते हैं, जिससे क्या होती हैं चीज़ें उनको जल्दी से याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं और वो चीज़ों को सीखने का बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं। तो आपके शब्दों में क्या है, जो शब्द आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा है बच्चों की कॉपी में टॉफ़ी दे दो, गुड दे दो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, स्टार्स आपने दे दिए, तो ये क्या है उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा और री का काम करेगा, ठीक है। छात्र क्या करेगा, उस चीज़ को बेहतरी से सीखने का प्रयास करेगा और भी अच्छे तरीके से क्या है उन चीज़ों को करने की कोशिश करेगा।
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कौशल कहते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग तरह के क्या देते हैं, एप्रिसिएशंस देते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल करने का पर्पज़ क्या है हमारा, यही कि जो छात्र है उसकी सीखने की क्षमता में क्या हो, उसकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो। ठीक है, उसका जो लर्निंग है वो क्या हो, एनहेंस हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो मेथड्स हैं और भी हैं इसमें, ठीक है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने 5 मेथड को डिस्कस किया है। ठीक है, कि सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्लास मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने बात की कि बोर्ड स्किल क्या होता है। ठीक है, बोर्ड पे लिखने का कौशल किसे कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और फिर लास्ट हमने पढ़ा है पुनर्बलन कौशल। इसके बाद और कुछ मेथड को स्किल्स आपको दिए हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे खुद से एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि वही है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने से हमें क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो आप इसे खुद से पढ़ के देखिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता या पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।